हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अपन 12th एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो पिछली क्लास में अपन ने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या आवर्तबीजीय पादपों में लैंगिक जनन जो है उसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज की क्लास में उसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस को अपन सोल्व करने जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है स्त्री दल चक्र जो पुष्पों में होता है वो किसका बना होता है। तो स्त्री दल चक्र जो होता है पुष्प में 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होता है उसको अपन कहते हैं बाह्य दल पुंज। सबसे बाहर की तरफ जो भाग होता है उसको क्या कहेंगे अपन, बाह्य दल। प्रत्येक सदस्य बाह्य दल होता है और पूरे उसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। दूसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं दल पुंज। बाह्य दल पुंज जो हरे रंग की पत्ती समान संरचनाओं का बना होगा। दूसरा जो होता है दल पुंज, ये रंगीन पंखुड़ियां होती है उनको दल पुंज कहेंगे। तीसरा जो चक्र होता है उसका नाम है पुमंग। और जो पुमंग होता है ये पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर होता है, ये नर जनन भाग होता है, यानी कि ये जो है उसका नर जनन भाग है। और चौथा जो भाग होता है, चौथा होगा आपका जायांग। चौथा जो भाग होता है पुष्प का, चौथा जो चक्र होता है उसको अपन कहते हैं जायांग। और जायांग जो होता है उसका स्त्री दल चक्र कह दो या उसका मादा जनन भाग कह दो। यानी स्त्री दल चक्र या मादा जनन भाग जो है वो कौन सा होगा, जायांग। और इस जायांग का जो प्रत्येक सदस्य होता है, इसका जो प्रत्येक सदस्य होगा उस प्रत्येक सदस्य का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्त्री केसर, या उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अपन अंडप। स्त्री केसर या अंडप जो होगा ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवेरी। यानी कि स्त्री दल चक्र जो बिल्कुल बीच में लगा होता है पुष्प के, उसमें 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला जो चौड़ा भाग होता है फुला हुआ वो होता है उसका ओवेरी, यानी कि अंडा से। उसके बाद में एक पतला नलिका रूपी भाग, ये इसका ओवेरी हो गया। उसके बाद में पतला लंबा नलिका रूपी भाग, इसको कहते हैं अपन स्टाइल या वर्तिका। और सबसे ऊपर वाला भाग जो चपटा सा होता है वो होता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी ये 3 भाग होते हैं स्त्री दल चक्र के अंडक के। तो पहला है स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल और तीसरा ओवेरी, यानी कि तीनों ही इसके भाग है। तीनों से मिलकर के ये बना होता है। तो सही जो आंसर रहेगा अपना वो रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। जिनमें भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष जिनमें बचा हुआ रहता है बीजों में, उन बीजों को क्या कहा जाता है। एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक और एंडोस्पर्मिक। तो पहली चीज एपोकार्पिक जो है, एपोकार्पिक और एंडोकार्पिक ये जो है बीज के भाग नहीं है, ये फल के भाग है और फल से रिलेटेड टर्म है अपने। बहुभ्रूणता जो होती है, बहुभ्रूणता हम किसे कहते हैं, जब किसी बीज में एक से ज्यादा भ्रूण पाए जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। तो ये भी भ्रूणपोष से रिलेटेड नहीं है। भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष अगर बीजों में रह जाए तो उन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक बीज, यानी भ्रूणपोष को एंडोस्पर्म कहते हैं। और एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट होगा तो इन बीजों को हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक बीज। यानी कि सही आंसर अपना जो है वो डी हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक सीड। नेक्स्ट जो है वो है वायु परागण किसमें नहीं होता। वायु परागण किसमें नहीं होता, नहीं होता बताना है। तो घास में वायु परागण होता है, मक्का में भी होता है, गेहूं में भी होता है। सालविया जो है, सालविया में वायु परागण नहीं होता। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सालविया। सालविया में वायु परागण नहीं होता, इन तीनों में जो है वायु परागण होता है। सालविया में कौन सा परागण होता है, सालविया में होता है कीट परागण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। तो स्वपरागण का मतलब होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाए तो परागण की ये क्रिया कहलाती है स्वपरागण। यानी कि पुष्प के परागकण उस पौधे से दूसरे पौधे पर ना जाए, उसी पौधे में रहे तो स्वपरागण होता है। तो हमेशा ही स्वपरागण कब होगा, जब पौधा एकलिंगी हो, जब पौधा द्विलिंगी हो, ए और बी दोनों हो या किसी में नहीं। तो स्वपरागण तो तभी हो पाएगा जब उसी पौधे में नर जनन भाग भी हो और मादा जनन भाग भी हो। और जब किसी पौधे में नर और मादा जनन भाग दोनों होंगे तो अपन पौधे को क्या कहेंगे, द्विलिंगी। तो राइट आंसर क्या होगा, द्विलिंगी। यानी द्विलिंगी होगा मतलब उसमें
जो है पुंकेसर भी होगा, यानी कि पराग कोष भी मिलेगा, और उसी में क्या होगा, स्त्री केसर यानी कि अंडक भी होगा। तो पराग पुंकेसर के पराग कोष से परागकण निकलेंगे और उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, तो उसको अपन कह देंगे स्वपरागण। तो स्वपरागण के लिए पादप का द्विलिंगी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष यानी हैप्लॉइड जो एंडोस्पर्म है वो किसकी विशेषता है? तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं, उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। लेकिन यहाँ पर अगुणित भ्रूणपोष पूछा है, तो अगुणित भ्रूणपोष किसमें होगा, आवर्तबीजी में तो नहीं होगा, क्योंकि आवर्तबीजी में तो कैसा होता है, वो जो आवर्तबीजी का जो भ्रूणपोष है वो तो 3n होता है। अनावृत बीजी में, फफूंद में या सेवाल में? तो फफूंद और सेवाल जो फंगस और जो अपने एल्गी है, इनमें जो है भ्रूणपोष से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर अपन नहीं पढ़ते। तो अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष जो है एंडोस्पर्म, वो क्या काम करता है? तो एंडोस्पर्म क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन है भ्रूण बनाना, सेकंड ऑप्शन है भ्रूण को पोषण देना, थर्ड ऑप्शन है लिंग का निर्धारण करना, और फोर्थ है इनमें सभी। तो भ्रूण बनता है वो तो निषेचन के बाद नर और मादा युग्मक के संलयन से बनता है। लिंग निर्धारण जो है, लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म जो होता है यानी कि भ्रूणपोष जो होता है, उसका कार्य क्या होता है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देना, यानी भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है, तो उस भ्रूण को पोषण जो है वो भ्रूणपोष से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? कौन से पौधे में असंजनन होता है? तो पहली चीज तो अपन बात करें कि असंजनन क्या होता है। असंजनन क्या होता है, जब बिना निषेचन के ही बीज बन जाए तो उसे कहते हैं असंजनन। और एस्ट्रेसिया और घास के जो पौधे होते हैं, इनमें बिना निषेचन के बीजों का निर्माण होता है। तो एस्ट्रेसिया और घास जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। बाकी सब में जो है निषेचन की क्रिया होती है, बिना निषेचन के बीज नहीं बनता। तो बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या होगी, असंजनन। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष क्या है, द्विगुणित है, अगुणित है, त्रिगुणित है, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे अगर अपन पुष्पी पादपों की बात करें, आवर्तबीजी पौधों की बात करें, तो आवर्तबीजी पौधों में जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है, ट्रिप्लोइड होता है। बीज चोल का निर्माण होता है, बीज चोल यानी कि सीड कोट, सीड कोट किससे बनता है, पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवच से, या न्यूसीलस से? तो पहली बात करें अपन पेरिकार्प और एपिकार्प, ये तो अपने फल के आवरण होते हैं, यानी कि फ्रूट की जो वॉल होती है वो होती है। तो इनका तो बीज के आवरण से लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो बीज फ्रूट के अंदर होता है और ये तो फ्रूट के बाहर की कवरिंग है। अपना जो न्यूसीलस है बीजांड का, ये तो खुद बीजांड का एक भाग होता है। तो बीज चोल यानी बीज का बाहर का आवरण तो बनने से रहा, तो बीज का जो आवरण बनता है बीज चोल, जिसको अपन टेस्टा और टेगमेन कहते हैं। बीज चोल दो होते हैं, बाहर वाला जो आवरण होता है टेस्टा, अंदर वाला टेगमेन, ये बनते हैं बीजांड के कवच से। बीजांड का जो कवच होता है जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं, अध्यावरण, उससे क्या बनते हैं, बीजांड कवच से बीज चोल, टेस्टा और टेगमेन बनते हैं। बाहर वाले अध्यावरण से टेस्टा, अंदर वाले अध्यावरण से बनता है टेगमेन। तो राइट आंसर रहेगा बीजांड के कवच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल। पहली चीज ध्यान देना, ये चारों जो स्ट्रक्चर है अपनी, जैसे कि फर्स्ट है आलू, सेकंड है मूंगफली, थर्ड है प्याज और फोर्थ है अदरक। चारों की चारों जो है संरचनाएं, ये अपन जो है किसी न किसी रूप में खाने के लिए काम में लेते हैं। और चारों की चारों संरचनाएं जो होती है ये भूमि में ही होती है, यानी कि अंडरग्राउंड होती है, यानी कि भूमिगत होती है, जमीन के अंदर ही बनती है। लेकिन अपने लिए अपने को कोई एक आंसर चूज करना है जो फल भी हो, भूमिगत तो है लेकिन भूमिगत होने के साथ फल भी हो। तो अपन जानते हैं कि जो आलू है, प्याज है और अदरक है, ये तीनों जो है
रूपांतरित भूमिगत तने हैं। तो तना है वो पादप का तने वाला भाग है, तो उसको अपन क्या नहीं कह सकते, उसको फल नहीं कह सकते। तो भूमिगत जो फल है वो कौन सा होगा अपना, मूंगफली। मूंगफली इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागण सामान्यतः किस में होता है? पहला ऑप्शन है लिली में, लिली में होता है अपने कौन सा परागण, दूसरा है घासों में, तीसरा है आर्किड्स में, चौथा है लेग्यूम्स में। लिली में जो है, इसमें जो सामान्यतः वायु परागण होता है आपका, वो होता है घासों में। लिली वैसे जलीय पादप है, लेकिन इसमें जल के द्वारा परागण नहीं होता, इसमें जो है कीट परागण होता है। वायु परागण रहेगा अपने घासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? जल परागण किसमें होगा? जलकुंभी, सेकंड है कमल, थर्ड है हाइड्रीला, फोर्थ है बी और सी दोनों में। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा अपने, राइट आंसर रहेगा हाइड्रीला। हाइड्रीला में जल परागण होता है। वैसे देखा जाए तो ये तीनों के तीनों जलीय पादप है, लेकिन जलकुंभी और कमल जलीय पादप होते हुए भी इनमें जल परागण नहीं होता। तो हाइड्रीला में जो होता है वो जल परागण होता है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की जो मध्य कोशिका या सेंट्रल कोशिका जो होती है वो कौन सी होती है? प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों। तो जो द्वितीय केंद्रक है ये भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। बीजांड के बिल्कुल बीचों बीच में होता है भ्रूण कोश। बीजांड का जो भ्रूण कोश होता है उसमें 3 कोशिकाओं का समूह ऊपर होता है जिनको अपन प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, 3 का समूह नीचे होता है जिनको अपन जो है अंड समुच्चय कहते हैं, और बिल्कुल बीचों बीच में केंद्रीय भाग में जो सेंट्रल भाग में वो जो कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं अपन? द्वितीयक केंद्रक। क्योंकि इसमें 2 केंद्रक होते हैं, तो इसलिए द्वितीय केंद्रक जो है भ्रूण कोश का सेंट्रल भाग होता है, सेंट्रल कोशिका होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी कौन है? सरसों, गुड़हल, पपीता या इनमें से कोई नहीं। तो सरसों द्विलिंगी जो है पादप होता है। गुड़हल भी द्विलिंगी होता है क्योंकि इन दोनों में नर और मादा जननांग दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनके जो फूल होते हैं इसके प्रत्येक फूल में पुमंग भी होता है और जायांग भी होता है। पपीता जो है, पपीता के एक पुष्प में ओनली फॉर एक ही जननांग होता है। या तो एक पादप के सारे फूलों में नर जननांग यानी कि पुमंग होगा, या फिर सारे फूलों में जो है मादा जननांग यानी कि जायांग होगा। तो पपीता क्या है? एक लिंगी जो है पादप है। नेक्स्ट है, परागकण मुख्यतः है। परागकण क्या होते हैं? स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक या इनमें से कोई नहीं। तो स्पोरोफाइट जनरली क्या होता है? कोई द्विगुणित संरचना है उसको कहते हैं अपन स्पोरोफाइट या बीजाणुद्विद। 2n जो स्ट्रक्चर होती है, 2n स्ट्रक्चर यानी कि द्विगुणित जो संरचना होगी उस द्विगुणित संरचना का नाम है स्पोरोफाइट। लेकिन युग्मक जो होता है वो अगुणित होता है, पर यहाँ पर कौन सा युग्मक स्पेसिफिक नहीं बता रखा। नेक्स्ट है नर युग्मक। नर युग्मक, तो परागकण वास्तव में क्या होता है? नर युग्मक, क्योंकि उसी से क्या बनता है? नर युग्मक बनता है। तो राइट आंसर अपना होगा नर युग्मक। परागकण क्या है? मुख्यतः नर युग्मक है, मेल गेमेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति यानी परागकण के जो आवरण होते हैं वो एकस्त्रीय होंगे, द्विस्त्रीय होंगे, त्रिस्त्रीय होंगे या कई स्त्रीय होते हैं। तो पराग जो कण होता है, इस पराग कण पे 2 आवरण होते हैं। एक तो होता है अंदर वाला, इसको कहते हैं इंटाइन या अंतःचोल, और दूसरा जो होता है वो होता है बाहर वाला, जिसको कहते हैं अपन एक्साइन या बाह्य चोल। जो एक्साइन होता है उस पे इस तरह से जो है कुछ अलंकरण देखने को मिलते हैं जो स्पोरोपोलेनिन से बना है। तो बाहर वाला ये है एक्साइन या बाह्य चोल, और ये जो अंदर वाला है ये है इंटाइन या अंतःचोल। तो 2 आवरण है इसमें। अंदर जो होती है एक बड़ी कायिक कोशिका होती है, एक छोटी जो है लेंस के आकार की जनन कोशिका होती है। तो 2 आवरण है इस पे, यानी कि द्विस्तरीय होती है पराग भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण हो सकते हैं। परागकण क्या हो सकते हैं? गेमेटोफाइट हो सकते हैं, सजावटी हो सकते हैं, एलर्जी कारक हो सकते हैं, इनमें से सभी हो सकते हैं। तो परागकण जो है वो एलर्जी कारक हो सकते हैं। हमेशा ही परागकण क्या करते हैं? जनरली कुछ पौधों के जो परागकण है वो पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये एलर्जी कारक हो सकते हैं।
वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? आकर्षक, रंगहीन, छोटे, बी और सी दोनों। तो वायु परागित पुष्प हमेशा ही रंगहीन और छोटे होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो रहेगा वो बी और सी दोनों। आकर्षक जो पुष्प होते हैं उनमें कौन सा परागण होता है? जिनमें जो फूल आकर्षक होते हैं, दिखने में सुंदर से होते हैं, जिनमें गंध होती है, जिनमें मकरंद होता है, और ऐसे जो पुष्प होते हैं वो कौन से होते हैं? उनमें कीट परागण होता है। वायु परागण हमेशा ही रंगहीन, छोटे और अनाकर्षक, जो आकर्षक ना लगे ऐसे फूलों में होता है। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली का मतलब है वायु परागण। तो वायु परागण किसके द्वारा होगा? चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा या हवा द्वारा। तो ये जो तीनों है, ये तीनों है जीव, और इनको हम कहते हैं जंतु परागण। चौथा जो है अपना हवा द्वारा। हवा द्वारा कौन सा परागण होगा? वायु परागण। तो एनिमोफिली हमेशा ही हवा द्वारा होगा। राइट आंसर अपना जो है वो डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इंटेमोफिली जो परागण होता है वो चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, हवा द्वारा या कीड़े द्वारा। चिड़िया और चमगादड़ जो है अपने जूफिली यानी कि जंतु परागण के एग्जाम्पल है। हवा जो है एनिमोफिली यानी कि वायु परागण का एग्जाम्पल है। और कीड़ा जो है, कीट जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एंटिमोफिली नामक परागण के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं? पौधे की प्रत्येक कोशिका, चाहे उसके जड़ की, तने की, किसी भी भाग की कोशिका हो, पौधे की प्रत्येक कोशिका संपूर्ण पादप को, संपूर्ण पौधे को बनाने का गुण रखती है। इस गुण को क्या कहेंगे? क्लोनिंग, सोमा क्लोनल, टोटीपोटेंसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा टोटीपोटेंसी। यानी कि किसी भी पादप कोशिका द्वारा संपूर्ण पादप को बनाने की जो क्षमता है उसको कोशिका की टोटीपोटेंसी कहते हैं, यानी कि पूर्ण शक्तिता। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, सुनिए, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।